Hello, my dear friends. A very warm welcome to our platform of Educated Sapiens, and I hope आप बहुत अच्छे हैं. You are enjoying your days and doing hard work while preparing, है ना? खूब सारा प्रिपरेशन कर रहे हैं. दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब. हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, जितना हो सके प्रॉपरली देखिए. इफ देयर इज एनी फीडबैक, कमेंट सेक्शंस आर ऑलवेज ओपन, है ना? एंड आई एम रियली सॉरी फॉर पास्ट 1 month. कुछ मिस आउट हुआ है, मैं समझ सकता हूँ. But I request you all to come back and continue watching this thing, है ना? If there is any feedback that is most heartedly welcome in comment section, ठीक है? तो yes, let me go ahead. आज का जो environment का topic है दोस्तों बहुत important है, बहुत सारी news है. और जो सबसे पहला न्यूज है, बिना किसी देरी के लेट अस गो अहेड टुवर्ड्स दैट, है ना? तो सबसे पहला जो न्यूज है दैट इज ग्रेट इंडियन बस्टर्ड. प्लीज ध्यान रखिएगा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड वन ऑफ द हेवीएस्ट फ्लाइट बर्ड है जो उड़ सकती है, ठीक है, विच कैन फ्लाई, राइट? सो इट इज वन ऑफ द हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड. प्लीज रिमेंबर वन ऑफ द नॉट हेवीएस्ट, बट, है ना? और वन ऑफ द हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड्स. तो काफी आप देख सकते हैं भारी है चिड़िया, काफी बड़ी चिड़िया है, और ये वन ऑफ द हेवीएस्ट फ्लाइंग बर्ड है. ध्यान रखिएगा, ये राजस्थान की स्टेट बर्ड भी है, राजस्थान की स्टेट बर्ड भी है. और क्यों भी न्यूज में है इसके बारे में हम अक्सर बात करेंगे, अक्सर ये न्यूज में रहती है क्योंकि इंडेंजर्ड है. प्लीज ये ध्यान रखिएगा. अभी अभी ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, रिसेंटली दिस ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हैज बीन फाउंड इन Pakistan's Cholistan desert. So what we are speculating? We are speculating that this endangered bird might have flown across the international border from India's desert national park. Please ध्यान रखिएगा. It is mostly found in Rajasthan. So we are suspecting that it might have flown to other side. When we are talking about this bird, please ये भी आपको जानना चाहिए, किसी कुछ ही स्पीशीज, कुछ पार्ट गुजरात में भी पाए जाते हैं. प्लीज ये ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है ना? फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ यूपीएससी, ऑफन इन न्यूज, ठीक है? देखो, ग्रेट इंडियन, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम फॉर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड? इट इज आर्डियोटिस निग्रिसेप्स, है ना? आर्डियोटिस निग्रिसेप्स. समटाइम्स यूपीएससी हैज दिस हैबिट ऑफ आस्किंग scientific names as well, but please remember, not that important, at least in case of great Indian bustard. Please remember, as I have already told you, it is nothing but state bird of Rajasthan. It is most critically endangered bird, India's most critically endangered bird. Please remember, it is flagship grassland species. What does this statement mean? Please ध्यान रखिएगा. The prime habitat of this bird, जो prime habitat है चिड़िया का, वो है घास के मैदान, जो कि आपके राजस्थान में बहुत प्रीडोमिनेटली पाए जाते हैं. साथ ही साथ इसकी जो मैक्सिमम पॉपुलेशन राजस्थान और गुजरात में है, बहुत थोड़ी सी पॉपुलेशन महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश में भी मिल सकती है. व्हाट आर द प्रॉब्लम्स और थ्रेट्स दिस बर्ड इज फेसिंग? फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज इलेक्ट्रोक्यूशन विद पावर ट्रांसमिशन लाइन. प्लीज रिमेंबर, अक्सर मार्केट में डेवलपमेंट के नाम पे बहुत सारी पावर ट्रांसमिशन लाइन, रोडवेज, रेल नेटवर्क, ये सब खड़ा करते जाते हैं. इसके कारण बाइफर्केशन ऑफ हैबिटेट तो होता ही होता है. जो ये पावर ट्रांसमिशन लाइन है, इनका इलेक्ट्रोक्यूशन भी कर देती हैं कई बार. और ये चूंकि उड़ने वाली चिड़िया है, तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा बढ़ जाती है. इसकी हंटिंग आज भी पाकिस्तान में काफी ज्यादा प्रेवलेंट है ना? हैबिटेट लॉस और साथ साथ जो वाइड स्प्रेड एग्रीकल्चर एक्सपेंशन हम कर रहे हैं, बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर बढ़ाते चले जा रहे हैं, ये सारी चीजें इसके लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार है. प्लीज ये ध्यान रखिएगा. प्रोटेक्शन स्टेटस की अगर मैं बात करता हूँ तो आईयूसीएन रेड लिस्ट में इसको क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में रखते हैं. प्लीज ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यूपीएससी की एक आदत है, एक स्टेटमेंट इस पे भी बना सकती है. साइट्स में ये ऑब्वियसली अपेंडिक्स 1 में आएगा. इसका जो ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड है, वो बैंड है, आप ट्रेड नहीं कर सकते हैं. माइग्रेटरी स्पीशीज में भी अपेंडिक्स 1 में रखा गया, साथ साथ डब्ल्यूपीए 1971 में शेड्यूल 1 में. तो सबसे बेस्ट प्रोटेक्शन इसको देने की कोशिश की गई. प्लीज इस बात को ध्यान रखिए. अब इसके अलावा देखो, डेजर्ट नेशनल पार्क से ये स्केल की है, ऐसा माना जा रहा है. तो थोड़ा सा डेजर्ट नेशनल पार्क के बारे में देख लेते हैं. प्लीज ये ध्यान रखिए, जैसलमेर और बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट जो राजस्थान के हैं वहां पे है. आपने मैप में भी थोड़ी देर पहले नोटिस किया होगा. तो इट इज क्वाइट नियर बॉर्डर. ये देखिए, क्वाइट नियर बॉर्डर, काफी बॉर्डर के पास में है. तो इट विल बिकम ऑलमोस्ट लाइक वेस्टर्न मोस्ट, वेस्टर्न काफी एरिया में है, ठीक है, काफी ज्यादा वेस्टर्न एरिया में. इज इट क्लियर, है ना? प्लीज इस बात का ध्यान रखिएगा, है ना? अब देखिए, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की मैं बात करता हूँ तो राजस्थान की स्टेट बर्ड, ठीक है, ध्यान रखना, राजस्थान की स्टेट बर्ड है. कुछ और इन्फॉर्मेशन अगर आप देखेंगे तो फिर डेजर्ट नेशनल पार्क में राजस्थान का नेशनल बर्ड तो पाया ही जाएगा. साथ ही साथ
जो चिंकारा है वो भी पाया जाता है, चिंकारा इज स्टेट एनिमल, ठीक है। इसके अलावा खेजरी ट्रीज भी यहाँ बहुत सारे पाए जाते हैं, जो कि राजस्थान का स्टेट ट्री है। रोहिदा नाम का फूल भी पाया जाता है, जो राजस्थान का स्टेट फ्लावर। इज इट क्लियर? तो समझिएगा राजस्थान के हिसाब से डेजर्ट नेशनल पार्क कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। साथ ही साथ इस पार्क को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी डिक्लेयर किया गया था, शुमार किया गया था इन 1980 एंड वाज डिक्लेयर्ड नेशनल पार्क इन 1992। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट। नाउ कम्स द नेक्स्ट न्यूज व्हिच इज सैंडलवुड स्पाइक डिजीज। सैंडलवुड स्पाइक डिजीज, सैंडलवुड मींस चंदन की लकड़ी, स्पाइक बेसिकली होता क्या आप समझिएगा, जो ये स्टेम्स के बाद लीव्स बनेगी, राइट, लीव्स बनेगी। आप देखोगे तो इसकी जो लीव्स का साइज है काफी छोटा हो जाता है, प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती है, राइट। तो प्लीज रिमेंबर हेल्दी सैंडलवुड एंड स्पाइक सैंडलवुड, यू कैन कंपेयर बोथ ऑफ देम। आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं ऑल्टरनेट लीव्स हो रही है ना, प्रॉपर लीव्स नहीं हो पा रहे। तो इससे क्या हो रहा है, देखो समझना कि सैंडलवुड स्पाइक डिजीज के कारण कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ सैंडलवुड पे बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। और सबसे बड़ी बात है, ये जो डिजीज है ये कम्युनिकेबल है, नॉट फ्रॉम प्लांट टू एनिमल्स बट फ्रॉम प्लांट्स टू प्लांट्स। प्लीज ये ध्यान रखना, ये कम्युनिकेबल डिजीज है, प्लांट से प्लांट में होता है। और क्यों होता है तो ध्यान रखिएगा, दिस इज नथिंग बट अ बैक्टीरियल डिजीज। कौन सा है? बैक्टीरियल डिजीज है। प्लीज रिमेंबर दिस इज अ बैक्टीरियल डिजीज। अब बैक्टीरिया का नाम भी बता देता हूं, तो फाइटोप्लाज्मा इज द नेम ऑफ बैक्टीरिया। प्लीज ये ध्यान रखिए, इन्फेक्शियस डिजीज है, फाइटोप्लाज्मा के थ्रू फैलता है। व्हाट इज फाइटोप्लाज्मा? तो बैक्टीरियल पैरासाइट है किसका? प्लांट टिश्यूज का। ध्यान रखना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और ट्रांसमिशन जो होता है ये होता है इंसेक्ट वेक्टर्स के थ्रू, है ना, प्लांट टू प्लांट ट्रांसमिशन होता है, ठीक है। इसका अभी तक कोई क्योर नहीं है हमारे पास, है ना। तो आज की डेट में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, जिस भी सैंडलवुड ट्री में ये डिजीज मिलेगा उसको कट डाउन करना पड़ेगा, और साथ साथ तुरंत तुरंत जल्दी से जल्दी उसको एक्शन लेकर के वहां से बाहर निकालना पड़ेगा, ताकि ये जो रोग है ये न फैले। ये पहली बार कोडागु कर्नाटका में रिपोर्ट हुआ था 1899 में। आई होप ये क्लियर है। अब सोचिए सैंडलवुड कितना इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी के लिए, कितने सारे तस्करों पे स्टोरीज बनी है, राइट। तो काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। इंडियन सैंडलवुड की बात करते हैं तो सैंटैलम एल्बम इसका साइंटिफिक नेम है, नो नीड टू रिमेंबर दैट मच, बट स्टिल, है ना। ध्यान रखिए, इसके बारे में अगर मैं बात करता हूँ, ड्राई डिसिडियस फॉरेस्ट स्पीशीज है जो कि चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड फिलीपींस में पाई जाती है। देखो दोस्तों ये क्यों इंपॉर्टेंट है, एक चीज समझना, आज की डेट में यूपीएससी की एक आदत पड़ रही है, एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस का वेटेज बढ़ रहा है, राइट। एग्रीकल्चर के क्वेश्चंस का वेटेज बढ़ रहा है। आप देखिए हर साल एक से दो क्रॉप से रिलेटेड कुछ ना कुछ सवाल पूछ दिए जाते हैं, जो शायद कोर एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट बता पाए। तो हो सकता है इस साल सैंडलवुड के बारे में पूछ ले, राइट। तो प्लीज आपको ध्यान रखना है, ये ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट में होता है, और इट इज नॉट नेटिव टू इंडिया ओनली, इट इज नॉट नेटिव टू इंडिया ओनली, साउथ ईस्ट एशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड चाइना में भी पाया जाता है। प्लीज इस बात को ध्यान रखेंगे। स्मॉल ट्रॉपिकल ट्री है जो 20 मीटर की हाइट तक बढ़ता है, रेड वुड होता है इसका, और कई तरह की कलर में इसकी बार्क हो सकती है, हो सकता है डार्क ब्राउन बार्क हो, रेडिश हो, डार्क ग्रे हो, है ना, और स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल होता है काफी ज्यादा, है ना, सैंटैनम एल्बम। इसको मोस्टली इसके टिम्बर के लिए निकाला जाता है, ध्यान रखिएगा। काफी खुशबूदार लकड़ी होती है, काफी खुशबूदार लकड़ी होती है ना। लाल चंदन का आपको पता है, पूजा में भी काफी ज्यादा यूसेज है ना। आईयूसीएन रेड लिस्ट की बात करूं तो वल्नरेबल आता है। इन इंडिया सैंडलवुड इज मोस्टली ग्रोन इन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, गुजरात, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। तो प्लीज ध्यान रखें, इंडिया में ये ऑलमोस्ट मैक्सिमम पार्ट में पाया जाता है, मतलब अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट पूरे इस इंडिया में पाया जाता है, मतलब डेक्कन प्लेट्यू में, है ना, हर जगह पे पाया जाएगा। इज इट क्लियर? प्लीज इस चीज का ध्यान रखिए। अब देखिए एक चीज और समझिए, एक बहुत यूनिक चीज मिला है, जीनस एल्मेनिया है, जीनस एल्मेनिया है। इसका अभी तक हमें बस और बस एक पौधा पता था, वन प्लांट वाज देयर, है ना। नाउ वी हैव गॉट सेकंड प्लांट एज वेल ऑफ दिस जीनस, है ना। ध्यान रखिएगा, सेकंड प्लांट भी हमें मिल गया, सेकंड स्पीशीज हमें मिल गई है। तो देखो यहाँ पे आपका साइंटिफिक नेम इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ पे आपका साइंटिफिक नेम इंपॉर्टेंट हो जाता है। जीनस एल्मेनिया वाज रिसेंटली इन न्यूज। This genus is related to plants, animals, protozoa और fungi. So obvious सी बात है ये plants से related। प्लीज ये ध्यान रखिएगा। प्लांट्स में भी अगर थोड़ा और इन डेप्थ में जाएंगे तो यहाँ पे क्या है,
इनफ्लोरेसेंस इज द ट्रेट शोन बाय दीज प्लांट्स। आई होप आपको समझ में आ रहा है व्हाट इज इनफ्लोरेसेंस। ये रात में भी चमक सकते हैं। ध्यान रखना, एल्मेनिया मल्टीफ्लोरा नई स्पीशीज है जो कि 60 सेंटीमीटर तक उग सकती है। ये सेकंड स्पीशीज है अपनी जीनस का जिसको आज तक ढूंढा गया है और इनफ्लोरेसेंस शो करती है। ठीक है, एनुअल हर्ब है, काफी सारे इसके ब्रांचेस निकलते हैं और ये रेड टू वायलेट एट बेस होती है और ग्रीन ऊपर होती है। इज इट क्लियर? इनफ्लोरेसेंस से शो करती है। प्लीज इस बात को ध्यान रखिए, एल्मेनिया जीनस की दूसरी स्पीशीज है। ठीक है, तो प्लीज ये ध्यान रखिए, यहाँ पे आपके साइंटिफिक नेम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एल्मेनिया मल्टीफ्लोरा। ठीक है, नाउ कम्स द न्यूज ग्रीन क्रैकर, है ना। तो न्यू दिल्ली के दिन हमें खांसियां नहीं आती हैं, सडनली दिवाली के दिन सबको खांसी आने लगती है ना, हमारा दम घुटने लगता है, राइट। तो या ग्रीन क्रैकर्स की अगर हम बात करें तो हम अब कोशिश कर रहे हैं कि इस पे भी हम काम करें कि क्रैकर्स अब पॉल्यूशन का कॉज ना बने। ठीक है, और इसके लिए नीरी ने बहुत अच्छा काम किया है दोस्तों। नीरी ने, ध्यान रखिएगा, काफी अच्छे तरीके से काम बढ़ाया है। अभी थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान रखिएगा। अभी हमने ग्रीन क्रैकर्स बनाए हैं जो कि एक्चुअली इको फ्रेंडली क्रैकर है और साथ ही साथ लेस पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन कॉज करते हैं एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल फायर क्रैकर्स। तो इसको बनाना कैसे है ये भी समझिए। पहले तो ये समझिए, इसमें तीन तरह के आपको मिलेंगे क्रैकर्स, तीन तरह के क्रैकर्स मिलेंगे। पहला है श्वास, दूसरा है स्टार और तीसरा है सफल। इफ यू गो बाय द फुल फॉर्म, safe water releaser, so output will be just the water, output will be just the water. Star means safe thermite cracker. The safal is safe minimal aluminum, aluminum will be released but very less in quantity. So as you can see, CSIR का नीरी जो बॉडी है ये मिलकर के इसको बना रहा है ग्रीन क्रैकर, where research and developed by CSIR नीरी, Council of Scientific Research and Industrial Research, नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, है ना। तो ये जो है, ध्यान रखिए, 2019 में ग्रीन क्रैकर्स बनाए गए थे पहली बार, और अब इसको मतलब हम कोशिश कर रहे हैं अपस्केल करने की। ध्यान रखिए, इस साल से कोशिश की जा रही है कि ग्रीन क्रैकर्स आए। ठीक है, तो देखो, अनलाइक नॉर्मल फायर क्रैकर्स, ग्रीन क्रैकर्स में हार्मफुल पॉल्यूटिंग केमिकल्स नहीं यूज किए जाते, जैसे आर्सेनिक, लिथियम, बेरियम, इन सबको नहीं यूज किया जाता। कम हार्मफुल को यूज करेंगे। हम क्या करेंगे, एल्युमिनियम, लेड, कार्बन, इन सबको पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं कर सकते लेकिन मात्रा कम कर देते हैं, है ना। इससे क्या होता है, एमिशंस बहुत कम हो जाते हैं और जब बर्स्ट करते हैं तो ग्रीन क्रैकर्स होते हैं केवल वाटर वेपर रिलीज करते हैं, जिससे कि डस्ट बाहर नहीं जाती है, फैलती नहीं है, राइट। सो PM10 का जो प्रॉब्लम था वो भी कम होगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? ध्यान रखिएगा, हु कैन मैन्युफैक्चर ग्रीन क्रैकर्स। अब ये भी बहुत बड़ी बात है क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल ही तो सब कुछ है ना। कंपनीज एंड मैन्युफैक्चरर्स कैन गेट इनटू एग्रीमेंट विद टू यूज CSIR नीरी फॉर्मुलेशन। देखो दोस्तों, एक चीज समझना, हम ग्रीन क्रैकर और सब तो लेकर के आ जाएंगे, बट इससे शिव काशी तमिलनाडु में एक जगह है जो कि फेमस है ग्रीन क्रैकर्स के, सॉरी क्रैकर्स बनाने के लिए। यहाँ पे बहुत ज्यादा चाइल्ड लेबर भी होता है, तो इथिकली देखोगे तो कुछ हद तक अच्छा है, बट इवेंचुअली बहुत सारे लाइफ का मतलब लाइवलीहुड का भी लॉस हम देख पाएंगे, है ना, देखेंगे। बट इवेंचुअली मुझे ऐसा लगता है शिवकाशी की जो कंपनीज हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो CSIR नीरी के आउटरीच प्रोग्राम का हिस्सा बनेंगे और इवेंचुअली नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करके इनका जो फॉर्मूला है वो यूज करके प्रॉपर ग्रीन क्रैकर्स डेवलप करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना है, शिवकाशी तमिलनाडु। ठीक है, यहाँ पे एथिक्स की भी एक प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप एथिक्स के स्टूडेंट हैं, हम जानते हैं कि क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो सबसे पहला क्या है, लाइवलीहुड वर्सेस चाइल्ड लेबर। ठीक है, चाइल्ड लेबर आप कहते हो, चाइल्ड लेबर है बहुत ज्यादा है, बट थिंग इज भाई वहां पे पोवर्टी भी तो उसी हिसाब से है ना। पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन पेसो गिव्स द लाइसेंस आफ्टर एमिशन टेस्ट। तो पेसो से आपको एमिशन टेस्ट के लिए लाइसेंस लेना पड़ेगा। जो पेटेंट है या यूजेज टेक्नोलॉजी वो कहाँ से लेंगे आप, CSIR नीरी से लेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिए कौन सी बॉडी रेगुलेट कर रही है, तो ये पेसो है, पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन। और कौन परमिशन दे रहा है, कौन फॉर्मूला बता रहा है, वो है CSIR नीरी। इज इट क्लियर? अब देखो ये क्या रियली में इफेक्टिव है, तो एक बात को समझो कि रेगुलर क्रैकर्स जो होते हैं 160 डेसिबल का नॉइज प्रोड्यूस करते हैं, जबकि ग्रीन क्रैकर 110 से 125 डेसिबल। तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी नॉइज जो 85 डेसिबल से ऊपर है आपकी हियरिंग को लॉस कर सकती है। तो ऑब्वियस सी बात है, हम सेफ हैं, काफी सेफ हैं एज कंपेयर टू रेगुलर क्रैकर, राइट। एमिशन ग्रीन क्रैकर्स आर बिलीव्ड टू कॉज 30% लेस पार्टिकुलेट मैटर इन कंपैरिजन टू ट्रेडिशनल क्रैकर्स। इज इट क्लियर? है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, ग्रीन क्रैकर एक नो डाउट बहुत अच्छा स्टेप है जहां पे हम ट्रेडिशन को भी बचा सकते हैं, साथ ही साथ अपने एनवायरनमेंट और इकोनॉमी को भी बचा सकते हैं। इज इट क्लियर? काफी अच्छा सॉल्यूशन है, आई फील सो एटलीस्ट, है ना।
Since green cracker can only be legally manufactured by firms that have signed agreement with CSIR, no small scale business or cottage business house can manufacture green crackers, which coupled with a ban on traditional firework would leave very many unemployed this time of the year. I hope ये clear cut है आपको। शिवकाशी वाला मैंने अभी भी एग्जांपल दिया। प्रॉब्लम ये आ रही है कि लीगल लिटीज बहुत सारी है, तो आई फील सीएसआईआर इस पे भी इवेंचुअली वर्क करना चालू करेगा, नीडी आउटरीच प्रोग्राम करेगा। इसके अलावा लैक ऑफ अवेयरनेस भी है सेलर्स और पब्लिक के बीच में कि भैया ग्रीन क्रैकर को कैसे आइडेंटिफाई करें। विल देयर बी सम मार्क लाइक दिस, ग्रीन कलर का हरे रंग का ऐसा कुछ मार्क लगाओगे या क्या करोगे इसके ऊपर, है ना? ये तो नॉन वेज का मार्क हो गया, राइट? और ग्रीन कलर में इसी को बना दो तो वेज का मार्क हो गया, तो क्या लगाओगे, है ना? इट इज ऑल्सो रिवील्ड दैट मोस्ट कस्टमर्स प्रेफर traditional crackers due to lack of availability of green crackers or due to their higher prices। तो प्लीज रिमेंबर ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि इकोनॉमी टेक्स प्लेस, है ना? इकोनॉमी ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, वो महंगा है, तो ऑब्वियस सी बात है कोशिश करेंगे ट्रेडिशनल पे ही रुके रहे, क्या दिक्कत है ना? क्योंकि एट द एंड सभी को अफोर्ड तो कर नहीं पाएगा। अब देखो पेसो जो है ऑफिस किसके अंदर है? डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, तो डीपीआईआईटी के अंदर में पेसो काम करता है। डीपीआईआईटी खुद किसके अंदर में है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर। 1898 में बनाया गया था इसको, और बेसिकली इसका काम क्या है कि सब्सटेंस की सेफ्टी को रेगुलेट करना। और कैसे सब्सटेंस? एक्सप्लोसिव्स हो गए, कॉम्प्रेस्ड गैसेस हो गए, पेट्रोलियम हो गए, इसके लिए सेफ्टी स्टैंडर्ड्स होते हैं, ये 1898 से लिखता आ रहा है। ध्यान रखना, पेसो जो ऑर्गेनाइजेशन है ये ब्रिटिश लीगेसी का है, कॉलोनियल लीगेसी का है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नागपुर महाराष्ट्र में। नागपुर महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर। द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट बायोगैस। ध्यान रखना, बायोगैस दोस्तों, समझना इस बात को, अभी पूरा यूरोप सीएनजी क्राइसिस से जूझ रहा है बिकॉज ऑफ मल्टीपल सैंक्शंस ऑन रशिया, राइट? और इंडिया में भी इसका बहुत ज्यादा स्कोप है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हम अपना इंपोर्ट बिल कम करना चाहते हैं, राइट? तो इस बात को समझिएगा, हम लाइफ स्टॉक वेस्ट, क्रॉप वेस्ट वाटर, फूड वेस्ट, इन सबको मिलाकर के एनारोबिक डाइजेस्टर में डाल सकते हैं, जिससे दो चीजें हमें मिलती है। पहली चीज मिलती है बायोगैस। बायोगैस को डायरेक्टली हीट के फॉर्म में कन्वर्ट करके या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में कन्वर्ट करके हम यूज कर सकते हैं, या फिर इसी बायोगैस को थोड़ा सा प्योरीफाई करके बायोमीथेन बना करके हम फ्यूल या गैस ग्रिड में फीड कर सकते हैं। इज इट क्लियर? इसके अलावा डाइजेस्टेट भी होते हैं, अगर आप देखेंगे तो डाइजेस्टेट मतलब जो डाइजेशन के बाद स्लज बच गया, स्लज, है ना, जो नीचे में गंदा सा सड़ा हुआ सामान बच गया, राइट? उसको हम बोलते हैं फर्टिलाइजर, सॉयल अमेंडमेंट्स, है ना? तो ये सारी लाइफ स्टॉक बेडिंग, इन सब चीजों में ये काम आता है, काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। हर तरफ से विन-विन सिचुएशन है ना? तो ध्यान रखिए, कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड आर टर्निंग टू बायोगैस एंड बायोमीथेन टू एनहांस देयर एनर्जी सिक्योरिटी। Renewable fuel produced using anaerobic digestion process from livestock, that is the definition. Please remember, it primarily composed of methane. Methane is the biggest component. Then second component is carbon dioxide, and third component is hydrogen sulfide. Fraction of moisture as well, है ना? It contributes to all 17 of the United Nations Sustainable Development Goals। क्यों? ये चीज समझिएगा दोस्तों, ये इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ला सकता है विलेज लेवल पे, है ना? विलेज लेवल पे इसको ऑपरेट किया जा सकता है, तो विलेजेस में इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आएगी। क्यों? क्योंकि वहां पे जॉब अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी, राइट? है ना? और ऑब्वियसली बात आपको भी पता है, मोस्ट ऑफ द प्लेसेस में जो डेयरी का काम है वो कौन करता है? वुमेन करती है, राइट? तो देखो, तो हर तरीके से एनर्जी सिक्योरिटी पे है ना? तो हर तरीके से हमारे सारे एसडीजीज को फुलफिल करेगा एंड कैन बी कन्वर्टेड टू प्रोड्यूस न्यूमरस सस्टेनेबल ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल। आई होप दिस इज वेरी वेरी मच क्लियर इन अप्रोच, है ना? अब देखो, इसके वेरिएंट्स मिलते हैं, दो वेरिएंट है बेसिकली। फर्स्ट वन इज कॉम्प्रेस्ड बायोगैस। यू विल कॉम्प्रेस इट, इसको कॉम्प्रेस करना है, बट स्टिल इट विल बी इन गैसियस फॉर्म, है ना? हाई प्योरिटी बायोगैस, रिमूवल ऑफ कार्बन, आफ्टर रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड मॉइस्चर। बेसिकली इसको 250 बार प्रेशर तक बढ़ा देते हैं हम लोग। प्लीज ये ध्यान रखिए, इसमें क्या होगा? प्राइमरीली मीथेन होगा, है ना? तो मीथेन जो हम नेचुरल गैस निकाल के लाते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर तरीके का रहे, राइट? क्लियर? अब देखो, इसके बाद आता है लिक्विफाइड बायोगैस। इसमें क्या करते हैं हम लोग? बायोगैस derived methane is liquefied by cooling it at -162 डिग्री सेल्सियस, and this becomes very very helpful when you are shipping it, ठीक है? तो कुछ नहीं करना है, जैसे एलएनजी होता है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस होता है, उसको बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर दो, टेम्परेचर कम कर दो, अपने आप उसका
मतलब ठंडा हो जाएगा, बहुत ज्यादा लिक्विफाई हो जाएगा। सेम तरीके से आप बायोगैस को भी लिक्विफाई कर सकते हो। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? तो ये शिपिंग इंडस्ट्री के बहुत काम का होता है, साथ साथ हैवी ड्यूटी व्हीकल्स में भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, एक जो न्यूज है ये है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। ये भी अक्सर न्यूज में रहता है। कौन इसको देता है ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो ये समझो क्यों न्यूज में था, क्योंकि मिनिकॉय थुंडी बीच है ना, और साथ साथ कदमत बीच, दोनों दोनों कहाँ पे है? लक्षद्वीप में। तो देखिए इस बार का एक सवाल ये भी हो सकता है, मिनिकॉय थुंडी बीच एंड कदमत बीच recently in news are situated in, है ना, are situated in लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, गोवा और मे बी कर्नाटका, somewhat like that will come, right? तो प्लीज ये ध्यान रखिए, मिनिकॉय आपको ही पता होगा, मिनिकॉय इज एन आइलैंड इन लक्षद्वीप, कदमत इज अगेन आइलैंड इन लक्षद्वीप। तो प्लीज रिमेंबर ये लक्षद्वीप में है और इन दोनों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है, राइट? तो आप एक काम ये कर सकते हैं, लक्षद्वीप का मैप उठाइए और मुझे बताइए, एंड में लक्षद्वीप का अगर मैप देखेंगे तो एंड में एक द्वीप पड़ता है, इस द्वीप का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ दिस आइलैंड, विच आइलैंड इज इट? और यहाँ पे कौन सी लाइन सेपरेट करती है जो इन दोनों पार्ट है ना, स्ट्रेट सेपरेट करता है? प्लस आपका जो लक्षद्वीप है और मालदीव है, इनको कौन सेपरेट करता है? मालदीव को कौन सेपरेट करता है? इज इट क्लियर? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, प्लीज ट्राई टू राइट इट। जो भी सही कमेंट करेगा उसको मैं पिन कर दूंगा, है ना, सो दैट हिज कमेंट रिमेन्स ऑन द टॉप। ठीक है, other 10 beaches which have received the certification are Shivrajpur in Gujarat, Ghogla in Daman and Diu, then Kasargod in Karnataka, then Padupidri beach in Karnataka, Kappad in Kerala, Rushikonda in Andhra Pradesh, Golden beach in Odisha, Radhanagar beach in Andaman and Nicobar, कोवलम बीच इन तमिलनाडु एंड एडन बीच इन पुडुचेरी। प्लीज ध्यान रखिए, ये बेसिकली किसके लिए दिया जाता है? साफ सफाई और एक सर्टेन स्टैंडर्ड मेंटेन करने के लिए दिया जाता है। क्लियर? तो आप देख सकते हैं, अभी आपको समझ में आएगा, इट इज एन इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड इको लेवल। प्लीज ध्यान रखिए, दैट इज अकॉर्डेड बेस्ड ऑन 33 क्राइटेरिया। अब ये 33 क्राइटेरिया कोई याद नहीं रख सकता, 4 मेजर हेड से याद रख सकते हो। पहला है एनवायरमेंटल एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन, जो आगे इनहेबिटेंट्स हैं उनको कितना इन्वायरमेंटल एजुकेशन है, कितना इन्फॉर्मेशन है, कितना क्लीन रख सकते हैं, है ना। दूसरी चीज बेदिंग वाटर क्वालिटी, कितना साफ सुथरा है, क्या हम जाकर के वहां नहा सकते हैं? क्योंकि कई जगह आप देखो बीच पे झाग बन रहा होता है, काला पानी होता है। काला पानी चलो ठीक है, नेचुरल कॉज हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर आप देखेंगे दमन में, तो दमन में मैं विजिट कर चुका हूँ, वहां पे अगर आप देखेंगे दमन में तो वहां पे मिट्टी ही काली है, मिट्टी ही काली है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, वो थोड़ा सा काला पानी तो दिखाई देगा, बट स्टिल झाग मतलब जो बनता है, कोम जो बनता है, फ्रॉथ जो बनती है, वो नहीं बनना चाहिए ना, है ना। इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अगर आप देखेंगे तो ये कितना अच्छा है, साथ साथ कंजर्वेशन एंड सेफ्टी सर्विसेज एट बीचेस किस लेवल पे डेवलप्ड है। ठीक है, ब्लू फ्लैग बीचेस आर कंसिडर्ड क्लीनेस्ट बीच ऑफ द वर्ल्ड। प्लीज ये ध्यान रखिए, जितना साफ बीच उतना चांसेस कि इसको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। और ये देता कौन है? ये एक इंटरनेशनल ज्यूरी बैठती है, जो कि बहुत सारे एमिनेंट पर्सन की बनती है, जो कि आते हैं यूएनईपी से, UNWTO, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, दिस नॉट वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। प्लीज ध्यान रखिएगा, ये यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, देन डेनमार्क बेस्ड एनजीओ व्हिच इज नोन एज फी फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन, एंड देन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN। प्लीज ध्यान रखिएगा, यूपीएससी की आदत है कि कई बार ये सर्टिफिकेशन कौन देता है, इस तरह से भी सवाल पूछ सकती है। ठीक है, बी रेडी फॉर दैट। अब देखो बीम्स भी एक नया मेथड है जिसके थ्रू हम कोशिश करते हैं कि बीच का इन्वायरमेंट ऑफ एस्थेटिक्स प्रॉपर्ली मैनेज रहे। ठीक है, ऑन द बीच ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन, इंडिया हैज आल्सो लॉन्च्ड इट्स ओन इको लेवल बीम। ध्यान रखना, जस्ट लाइक ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन वर्ल्ड के बीचेस को मार्क करता है, हम क्या करते हैं अपने लिए रखते हैं बीम्स नाम से। ठीक है, अपने लिए बीम्स नाम से हमने निकाला है। बीच एनवायरमेंट एंड एस्थेटिक्स मैनेजमेंट सर्विसेज कम अंडर ICZM Integrated Coastal Zone Management Project, launched by Society of Integrated Coastal Management (SECOM), Union of Ministry Forest and Climate Change (MOEFCC). तो ध्यान रखना है आपको, जो बीम सिस्टम है ये कौन देता है? आपका SECOM और MOEFCC। प्लीज ये ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखना है। साथ साथ आपके कई सारे इससे रिलेटेड रूल्स भी हैं। बेसिकली इसने हमें हेल्प किया है 1100 मिलीलीटर, है ना, पर ईयर ऑफ द म्युनिसिपल वाटर थ्रू रिसाइकलिंग, है ना। साथ ही साथ इसने हेल्प किया है एजुकेटिंग 1,25,000 बीच गोअर्स अबाउट रिस्पांसिबल बिहेवियर एट बीचेस। साथ ही साथ प्रोवाइडिंग अल्टरनेटिव लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज टू 500 फिशरमैन थ्रू पॉल्यूशन अबेटमेंट,
है ना, एंड साथ ही साथ सेफ्टी एंड सर्विस दे रहा है ये किसको, बाई टू हैज आल्सो इंक्रीज्ड फुटफॉल, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको पता है साफ बीच रहेगा तो आपका भी मन होगा जाने का, गंदा रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है आप भी बोलोगे बहुत गंदा पड़ा है, कौन जाए, है ना। ध्यान रखिएगा 500 फिशरमैन, हर एक स्टेक होल्डर के हिसाब से चलिए। पहली चीज, म्युनिसिपैलिटी ने अपना वाटर रिसाइकल किया है इसके थ्रू, बीच गोअर्स को हमने रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर सिखाया है, साथ साथ फिशरमैन के लिए लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज नई क्रिएट की है, और इसके साथ साथ फुटफॉल बढ़ा है तो इससे टूरिज्म भी बढ़ेगा, है ना। अब देखो एक चीज समझना कि एल्प्स एल्प्स में जो ग्लेशियर है काफी तेजी से मेल्ट कर रहे हैं। तो एल्प्स माउंटेन अगर आपको मालूम हो इटली के जस्ट ऊपर है, काफी लेजेंडरी माउंटेन्स है, काफी इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं जो कि इटली और रोम को बचा के रखे थे, है ना, काफी लंबे टाइम तक के लिए। अब देखिए एक चीज समझिएगा, ये नोटिस हुआ है कि एल्प्स एल्प्स जो है यहाँ पे 6.2, मतलब जो आप देखेंगे तो 2022 में स्विट्जरलैंड ग्लेशियर्स जो हैं वो 6.2% का तक मेल्ट हो चुके हैं। इज इट क्लियर? अक्रॉस द एल्प्स प्रीसीडिंग विंटर हैज वेरी लिमिटेड स्नोफॉल and therefore glaciers were not well insulated against forthcoming summer. Spring was particularly harsh as natural atmospheric weather patterns carried Saharan dust to Europe. So my dear friends, अगर आपको मालूम हो तो यहाँ पे अगर आप पूरा मैप देखेंगे, है ना, पूरा मैप देखेंगे तो यहाँ पे डॉक्टर विंड्स भी चलती हैं, डॉक्टर विंड्स भी चलती हैं। अगर आपको मालूम हो तो फिर आप देखो यहाँ इटली हो गया, वो ग्रीस हो गया, और इवेंचुअली ये पूरा मेडिटेरेनियन सी होकर के आपका अफ्रीका हो गया। तो यहाँ से दोस्तों ध्यान रखना, बहुत सारी विंड्स चलती हैं जो सहारा की डस्ट को ले जाकर के कहाँ डिपॉजिट करेगी, ये एल्प्स के माउंटेन एंड स्नो पे डिपॉजिट करेगी। ऑल्दो ये अपने आप में बहुत फायदेमंद विंड्स भी होती हैं, बट ध्यान रखो कि जब डस्ट लेकर के कोई विंड जाएगी, कोई विंड डस्ट लेकर के जाएगी तो वो क्या करेगा, एल्बिडो बढ़ाएगा। क्या करेगा? एल्बिडो बढ़ाएगा, है ना, सॉरी एल्बिडो घटा देगा, एल्बिडो घटा देगा, है ना। तो उससे क्या होगा, सनलाइट ज्यादा एब्जॉर्ब हो पाएगी, है ना, लेस एल्बिडो, है ना, दैट मींस मोर सनलाइट एब्जॉर्प्शन, मोर सनलाइट एब्जॉर्प्शन। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर, है ना। प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। सिंस डस्ट एब्जॉर्ब्स more solar energy than snow, now orange tinted snow melts faster. This year, for the first time ever, frozen ground permafrost that binds rock together was thawing and causing almost constant rock falls. दोस्तों rock fall तो एक इशू है ही, साथ ही साथ ऐसा भी देखा गया है जब थॉइंग होती है तो उसमें बहुत सारा कार्बन भी ट्रैप हो जाता है, वो कार्बन मीथेन के फॉर्म में अब रिलीज हो सकता है। ये बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि आपको भी पता है जो मीथेन है वो 4 टाइम्स मोर पोटेंट ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। एल्प्स की अगर मैं बात करता हूं तो ध्यान रखिए, एल्पाइन ओरोजेनी क्या है, माउंटेन बिल्डिंग इवेंट हुआ था 65 मिलियन ईयर्स अगो, जो मेसोजोइक एरिया में है, ठीक है। यंग फोल्ड माउंटेन्स में से इसको काउंट किया जाता है, ठीक है। रगेड रिलीफ है, कोनिकल पीक्स है इसके, ठीक है। नॉट दैट मच नेसेसरी, घबराना नहीं है, बस इतना ध्यान रख लेना है कि मेडिटेरेनियन टाइप क्लाइमेट में पाया जाता है, और फ्रांस, इटली, बल्कन रीजन में ये है, ठीक है, ठीक है। मॉन्ट ब्लैंक जो है, मॉन्ट ब्लैंक इसका हाईएस्ट पीक है वर्ल्ड ज्योग्राफी में, इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? अब देखो एक चीज समझना, यूनिसेफ ने एक नई स्टडी निकाली है, हीट वेव्स कैसे बच्चों को अफेक्ट करते हैं। तो ये भी समझिए, यूनिसेफ ने कहा है कि कोल्डेस्ट, एक जो रिपोर्ट निकाली है, कोल्डेस्ट ईयर ऑफ रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स, है ना, कोल्डेस्ट ईयर ऑफ द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स, प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम द एस्केलेटिंग इम्पैक्ट ऑफ हीट वेव्स। तो इट इज लाइक कि आज जो साल है ये कोल्डेस्ट साल है, मे बी फ्यूचर में इतना ठंडा उनको कभी देखने को ही ना मिले, है। तो ये कह रहे हैं कि 2050 तक अगर आप देखेंगे तो दुनिया के लगभग सारे बच्चों को कभी ना कभी बहुत सीवियर और बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट हीट वेव्स का सामना करना पड़ेगा। सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो लू जैसी हवाओं का सामना करना पड़ेगा। और आपको पता है बच्चे बहुत कमजोर होते हैं, कई सारे बच्चों की डेथ भी हो जाती है लू लगने से, है ना। स्कूल इसीलिए बंद होते हैं हमारे यहाँ कई बार समर, राइट। हर 4 में से एक बच्चा आज की डेट में हीट वेव देख चुका है, किस इवेंट एक्सटेंट तक की देख चुका है, 4.7 डेज या उससे लंबी हीट वेव देख चुका है 2020 में, है ना। और ध्यान रखो हाई हीट वेव्स जो चल रही हैं ये काफी ज्यादा क्वाड्रपल हो चुकी हैं, 4 गुना बढ़ जाएंगी 2050 तक, और 24% ऑफ द चिल्ड्रन जो है क्वाड्रपल करोगे तो ऑलमोस्ट 100% हो जाता है, राइट। 100% जो बच्चे हैं वो कहीं ना कहीं हीट वेव फेस कर रहे होंगे। वर्चुअली एवरी चाइल्ड ऑन द किड विल फेस सीवियर हीट वेव। और एक और चीज समझिए कि ग्लोबल 1.7 डिग्री सेल्सियस हम वार्मिंग मान रहे हैं बाई 2050, ठीक है। अब देखो रिकमेंडेशन क्या है दोस्तों, रिकमेंडेशन हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड रहेगा, राइट। तो समझिएगा क्रिटिकल सोशल सर्विसेज जो है ना,
ये हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा, मेक श्योर करना पड़ेगा कि बच्चे जो हैं वो उसके प्रति अडेप्ट हो पाए। ठीक है ना, क्लियर है? तो ध्यान रखो, सोशल सर्विस हमें प्रोटेक्ट प्रमोट करना पड़ेगा, साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज वर्ल्ड में के लिए बच्चों को प्रिपेयर करना पड़ेगा, साथ ही साथ चिल्ड्रन एंड प्रायोरिटाइज यूथ को प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा क्लाइमेट फाइनेंस एंड रिसोर्सेज के लिए। ठीक है, और साथ साथ क्लाइमेट कैटास्ट्रॉफ को प्रिवेंट करना है जितना से जितना उसके जीएचजी को हटा करके। अब देखो दोस्तों, जो नेक्स्ट न्यूज है दैट इज इमिशन गैप रिपोर्ट 2022 बाय यूएनईपी। ठीक है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। तो ध्यान रखना दोस्तों, हर साल यूपीएससी एटलीस्ट एक रिपोर्ट के बारे में पूछता है। सबसे पहला सवाल यही हो जाएगा, द क्लोजिंग विंडो एमिशन गैप रिपोर्ट 2022 हैज बीन रिलीज्ड बाय व्हिच ऑर्गेनाइजेशन। उसमें आंसर यूएनईपी, बाकी सारे आंसर नहीं होंगे। यूएनईपी एमिशन गैप रिपोर्ट निकालता है और कई बार स्टेट पीएससी में पूछा जाता है या फिर एसएससी में पूछा जाता है। उसकी थीम क्या थी? तो थीम थी द क्लोजिंग विंडो क्लाइमेट क्राइसिस कॉल्स फॉर रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। तो प्लीज ये ध्यान रखिए, है ना, जस्ट लाइक प्रीवियस न्यूज था वैसे ये न्यूज भी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये असेस कर रहा है कि 2030 में इमिशन गैप कितना होगा और 1.5 डिग्री से 2 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो हमने कहा है कि भैया हमें टारगेट रखना है, तो वो कितना कंसिस्टेंटली हम फॉलो कर रहे हैं। हम फाइंडिंग्स की बात करते हैं, जो टॉप 7 इमिटर्स है दुनिया में वो है चाइना, EU 27 nations, then India, Indonesia, Brazil, Russia, and then USA. Is it clear? Collectively G20 members जो है 75% of global GHG emit करते हैं। इंडिया अभी भी वर्ल्ड एवरेज 2.4 टन CO2 से काफी पीछे है, काफी पीछे है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये पर कैपिटा के हिसाब से बोला जा रहा है। ठीक है, जो रिकमेंडेशन क्या है कि वर्ल्ड को जीएचजी रिड्यूस करनी है बाय अनप्रेसिडेंटेड लेवल ओवर नेक्स्ट 8 इयर्स, तभी वो जाकर के काम कर पाएंगे। और सिमिलर काइंड ऑफ कंक्लूजन यहाँ पे भी दिया गया था आईपीसीसी की 6th असेसमेंट रिपोर्ट में। ठीक है, असेसमेंट रिपोर्ट में प्लीज ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा 1.5 डिग्री सेल्सियस रिपोर्ट भी इसके पहले इसने निकाली थी 6th असेसमेंट रिपोर्ट के अलावा, है ना। तो प्लीज ये ध्यान रखिएगा, ये दोनों रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है, प्लीज गो थ्रू देम, प्लीज गो थ्रू देम। ठीक है, वो आईपीसीसी निकाल रहा था, इनिशियल गैप रिपोर्ट कौन निकाल रहा है? यूएनईपी निकाल रहा है। There is a need for alternative technologies in heavy industries to reverse rise in carbon intensity of global steel production. Urgent transformation is needed to deliver. Enormous cut needed to be GHG emission by 2030. Unconditional and conditional NDCs nationally determined contributions are expected to reduce global emission by 5 to 10% by 2030 when compared to current policies. तो ध्यान रखना, जो आज की डेट में पॉलिसीज है उससे ज्यादा हम कर सकते हैं, लेकिन एनडीसीज को लोग प्रॉपर्ली मैनेज करें, है ना। टू बी मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव पाथ ऑफ लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग टू 2 डिग्री सेल्सियस टू 1.5 डिग्री सेल्सियस, these percentages must reach 30 to 45%। तो सोचो, एक चीज समझो, जो एनडीसीज आज की डेट में वो 5 से 10% ज्यादा इफेक्टिव है करंट पॉलिसी से, और हमें चाहिए कितना? 30 से 45%। तो क्या हम रियली में सही ट्रैक पे हैं? हमें जरूरत क्या है? हम अपने एनडीसीज को थोड़ा और एम्बिशियस बनाएं, थोड़ा क्या, बहुत ज्यादा एम्बिशियस बनाएं। ठीक है, yes my dear friends, with that I end this session. I hope you have loved us, है ना, आपको समझ में आया, कुछ नया सीखा है आपने। प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा, वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट एज मच एज वी कैन। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा नेसेसरी है हमें अपना एनवायरनमेंट को बचा के चलना, तभी हम अपना फ्यूचर सिक्योर कर पाएंगे। ठीक है, इट इज नॉट द ह्यूमंस हु आर प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, फॉर आवर ओन सर्वाइवल वी नीड टू प्रोटेक्ट अस। अभी मार्स में भी एक स्टडी आई है, अगर आप देखेंगे तो पिछले ही वीक थी शायद न्यूज में, कि हो सकता है मार्स में जो लाइफ हो उसने खुद को ही किल कर लिया। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन को कंज्यूम करके वो CH4 बना रहे थे, इवेंचुअली ग्लोबल वार्मिंग हुई, एम्बिएंट टेम्परेचर जो था लाइफ के लिए वो खत्म। इज इट क्लियर? तो हमें उस राह पे नहीं जाना है। सो यस, विद दिस मैसेज आई एंड दिस लेक्चर, and one last request is to please like, share and subscribe us. Thank you and have a great day ahead. Bye bye.